Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. Like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. Hello everyone, my name is Vedant Singh and I am from Jaipur. I have done my graduation in law from NLU Jodhpur and this year I have achieved rank 392 in the Civil Services 2025. So मेरा ऑप्शनल लॉ था, तो मेरी जो ऑप्शनल की जर्नी रही, मेरी स्ट्रैटेजी रही, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पहले तो सबसे ज़्यादा फाउंडेशन आपका होना चाहिए कि कॉलेज की क्लासेस एंड कॉलेज के नोट्स। अगर आप कॉलेज को सीरियसली लेंगे, आपने 5 साल एक सब्जेक्ट को दिया है, तो आपको एक बहुत अच्छा बेस बन के आएगा कि जो फाउंडेशन होती है, बी इट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एनी अदर सब्जेक्ट इन लॉ ऑप्शनल, तो आपको लॉ के नोट्स और लॉ के जो टीचर्स की फैकल्टी की लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आप नॉन लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको तो सोर्सेस में बता ही दूंगा, बट इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट तो आपके 5 साल बहुत क्रूशल रहेंगे अपने ऑप्शनल की जर्नी में। सो मेरा भी यही जर्नी रहा कि मैंने अपने 4th और 5th ईयर को काफ़ी सीरियसली लिया, वहाँ से मेरा फाउंडेशन बना, वहाँ से मैंने अच्छे नोट्स बनाना शुरू किया कि मेरे आगे काम आएंगे, तो ये आगे काम भी आए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेरा ऑनर्स था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स तो मेरे बहुत अच्छे से बनाए थे मैंने, और वो बहुत आगे जाके काम भी आए। सो अपनी कॉलेज के नोट्स तो आपका फर्स्ट सोर्स होना ही चाहिए, बट आगे जाके जो आप स्टैंडर्ड बुक्स लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। टॉपर्स कॉपीज़ भी बहुत यूज़ आती हैं, बेयर एक्ट्स आपको बहुत काम आएंगे। सो पहला तो मैं आपको सोर्सेज अगर बताऊँ तो इंटरनेशनल लॉ के लिए मैंने यूज़ किया था SK कपूर। स्टैंडर्ड लॉ बुक्स का सबसे बड़ा यूज़ यही रहता है कि आपको एक अथॉरिटेटिव सोर्स मिलता है कि आप अपने नोट्स कहाँ से बनाएं, और आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि एक अथॉरिटेटिव सोर्स है तो आप उसको एज इज़ लेंगे, और एक वो बहुत स्कॉलरली किताब है, बहुत डिटेल में होता है, तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं उस बुक में। बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ये बहुत बल्कि बुक्स होती हैं, बहुत मोटी बुक्स होती हैं, तो आप उनको एक बार ही रीड करें, वहीं से एक रीडिंग में ही आप नोट्स बनाएं, उनके शॉर्ट नोट्स, और उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें हमेशा। एक बार रीडिंग आपको मस्ट है कि आप स्कॉलरली किताब से करें। तो बुक्स जो मैंने यूज़ करी, फर्स्टली SK कपूर फॉर इंटरनेशनल लॉ, सेकेंडली फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आई टुक 2 बुक्स, फर्स्टली VN शुक्ला एंड JN पांडे। मैं उनको टेट बिट्स में पढ़ता था, जो जो टॉपिक्स सिलेबस में थे उन टॉपिक्स को पढ़ता था, डिटेल में पढ़ता था, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने। थर्डली क्रिमिनल लॉ के लिए मैंने रतनलाल एंड धीरज लाल रेफर करी थी। आई नो बहुत बल्कि किताब है, बट उसको एक बार रीडिंग, एक नुआंस रीडिंग और बहुत टारगेटेड रीडिंग करनी पड़ेगी। जो टॉपिक्स आपको सिलेबस में गिवन है वही आप बुक से पढ़िए, कंटेंट्स में ढूंढ के, और PYQ से गाइडेंस लेगी, किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं उसी डायरेक्शन में पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में जाता है वो एक टॉपिक। तो आप डायरेक्शन लेस फील करेंगे, आप फील करेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम एक टॉपिक में जा रहा है, तो इसलिए PYQs का काम आता है कि PYQs आप देखिए कौन से थीम से पूछे जाते हैं, कौन से थीम्स हम छोड़ सकते हैं, तो आप ये किताबें पढ़िए। थर्डली कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए मैंने अवतार सिंह या फिर बांगे सर की किताबें पढ़ी थी, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिला कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। और बेयर एक्ट तो आपको चलेगा ही, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेयर एक्ट तो आपको करना ही है, सेक्शंस याद करने हैं, केस लॉज याद करने हैं। फिर आता है एक सेक्शन जो है अपना कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स। कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, और बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग मी डायरेक्शनलेस फील करते हैं कि हम कैसे करें इसको, इसका कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, कोई बुक नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप इन पे कुछ मत सोचिए, सिर्फ बेयर एक्ट में जाइए, बी इट द आर्बिट्रेशन लॉ, बी इट द RTI, बी इट द IPR, सो बी इट कॉम्पिटिशन लॉ, तो इन सब के बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं और ज़्यादा बड़े हैं नहीं। IPR एंड आर्बिट्रेशन लॉ के काफ़ी बड़े बेयर एक्ट हैं, तो आप उनसे भी, उनका भी एक नुआंस स्टडी करेंगे, आप एक टारगेटेड स्टडी करेंगे, जो कि आप PYQ से देखेंगे कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी टाइम से पेटेंट लॉ पे ही क्वेश्चन आ रहा है, तो पेटेंट लॉ को
और पेटेंट लॉ से पर्टिकुलर सेक्शन से ही आ रहा है, तो आप उस सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके केस लॉस पढ़ेंगे, उनके इंटरप्रिटेशंस पढ़ेंगे, जिससे आप एक अच्छा आंसर लिख पाए। पूरा पेटेंट लॉ पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो बेयर एक्ट को भी हम टारगेटेड और एक मिशन मोड के साथ पढ़ेंगे कि हमें बस कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। और बेयर एक्ट के साथ साथ हमें हर एक टॉपिक जो भी सिलेबस में गिवन है उसके एटलीस्ट 2 केस लॉज हमें प्रिपेयर करने हैं विद फैक्चुअल सिनेरियोज, विद जजमेंट्स, विद डिसेंट ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है कि हम अपने आंसर्स को क्रिटिकली एनालाइज कर पाएँ। और टॉपर्स कॉपीज तो हमें पढ़नी है कि हमें जैसे आंसर लिखना है, क्योंकि एक जीएस का आंसर और एक ऑप्शनल का आंसर में डिफरेंस होता है। तो अगर हम टॉपर्स कॉपीज पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर करते हैं वो, तो हमें पता लगेगा कि हमें एक जीएस के आंसर से हट के थोड़ा लॉ का, ऑप्शनल का पेपर लिखना होता है। कमिंग टू द आंसर राइटिंग, मेरा बहुत पर्सनल बिलीफ है कि लॉ ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट मेरे लिए ये काम किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम रिवीजन पे, मेमोराइजेशन पे और पढ़ने में गया, ना कि आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग का पर्पस मेरे पर्सनल व्यू से होता है कि हम कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा डिलीवर कर पाएँ, या जो भी हमने पढ़ा है हम डिलीवर कर पाएँ विद इन द टाइम लिमिट। अगर हम रिलीजियसली जीएस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं और हमारा आंसर पूरा हो रहा है, तो देयर इज़ नो इशू कि हमारी राइटिंग स्पीड ठीक है। और राइटिंग स्पीड कहाँ से आती है? राइटिंग स्पीड आती है थिंकिंग प्रोसेस से। और अगर हमारा कंटेंट एकदम हमारे दिमाग में जमा हुआ है विद कॉन्स्टेंट रिविजन, तो वो क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में आंसर आ जाएगा या फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो राइटिंग स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर थिंकिंग स्पीड, और थिंकिंग स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर नंबर ऑफ रिविजन। तो लॉ ऑप्शनल में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लगातार पढ़ते जाइए, बार बार रिवाइज करते जाइए, और आंसर राइटिंग ज़्यादा फिक्सेट मत कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी इशू है कि मैं कैसे स्ट्रक्चर करूँ आंसर, कैसे मैं लिखूंगा अपनी नॉलेज को, तो आप 3-4 आंसर्स देख सकते हैं टॉपर्स के, या पूरी कॉपी देख सकते हैं। वहाँ से कंटेंट बूस्ट भी होता है कॉपीज से, एंड स्ट्रक्चर भी बनता है कि हम कैसे लिखेंगे। बाकी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, क्वेश्चन देखें, बाकी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, बट इतना फिक्सेट मत कीजिए कि आप अपना पढ़ाई का टाइम आंसर राइटिंग पे दें। तो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि लॉ ऑप्शनल की प्रिपरेशन मोस्टली स्टडी बेस्ड होनी चाहिए। प्रैक्टिस तो हमारी जीएस आंसर राइटिंग की हो ही जाएगी, और आंसर्स हम थोड़े जो हम लॉ स्कूल में लिखते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है मेरे पर्सनल व्यू में एक लॉ स्कूल का प्रोफेसर ही होंगे। सो उनका भी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि एक लॉ स्टूडेंट की तरह आंसर लिखा जाए। तो थोड़ा डिटेल लिखिए, थोड़ा पैराग्राफ वाइज लिखिए, जैसा हम जीएस में पॉइंटर वाइज एंड एग्जाम्पल वाइज लिखते हैं, तो उससे थोड़ा हटके हम लॉ ऑप्शनल का आंसर लिखते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर एक पैराग्राफ वाइज थोड़ा डिटेल, थोड़ा सा स्कॉलरली होना चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक तो हर टॉपिक के आपके पास 2 केस लॉज होनी चाहिए जो आप कोट कर सकें हर आंसर में। सेकेंडली, आप स्कॉलर्स के नाम रटिए हर टॉपिक के, कि इस टॉपिक पे इस स्कॉलर ने ये चीज़ बोली है। आज चाहे आपको ये याद नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, बट स्कॉलर का नाम होना चाहिए। तो स्कॉलर का नाम आपके पास हर टॉपिक के लिए 1-2 होने चाहिए जो आप आंसर्स में कोट कर सकें। बाकी कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स काफ़ी डायनेमिक है, मैंने पहले भी कहा, तो उसको प्रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उसका लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने एआई का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले उसमें, मैंने सिलेबस डाला उसमें, और उसमें कुछ टॉपर्स कॉपीज भी मैंने अपलोड करी और एनालाइज करने को कहा। जैसे क्लाउड एआई है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, ये एनालाइजिंग का काफ़ी अच्छा टूल है। तो इनसे सारा एनालाइज करा के फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट में मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो उससे बहुत टारगेटेड स्टडी हुई, और मैंने अपने आंसर्स भी उसमें अपलोड करे, कुछ जो मैं भी लिखता था थोड़े बहुत। तो उसमें भी वो रिकमेंडेशन देता था कि नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा कम अच्छा है, या फिर इसको आप थोड़ा टॉपर के बेसिस पे इसको थोड़ा और डिटेल बनाइए, या फिर पॉइंट्स कम कीजिए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली मुझे एआई से। और इंटरनेट का इमेंस यूज़ कीजिए, इंटरनेट पे हर कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई सेक्शन समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप गूगल कर सकते हैं, एआई कर सकते हैं कि इसको मुझे लेमन भाषा में समझाओ, या फिर कोई नॉर्मल यूपीएससी की साइट, या फिर कोई लीगल ब्लॉग, जो ब्लॉग बहुत अच्छे हेल्प करते हैं, कि जैसे
अब मेरे को अभी याद आ रहा है कि मैं प्रॉमिसरी एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता था, तो मैंने काफ़ी सारे लीगल ब्लॉग्स पढ़े इस पे और AI का यूज़ किया कि मुझे लेमन भाषा में समझ आए, क्योंकि आंसर्स में तो मैं लिख ही दूंगा अपने लैंग्वेज में कि 5 साल मैंने लॉ की है कि कैसे लीगल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो बस एक बार समझने की दिक्कत होती है, एक बार समझ आ जाए तो हम उसको आंसर में लिख ही लेते हैं। सेकेंडली मुझे याद आ रहा है एक कॉन्सेप्ट है एमिनेंट डोमेन। इसका कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है या फिर कोई भी बुक इतना ज़्यादा केटर करती नहीं है इसको, कोचिंग मटेरियल भी केटर नहीं करता। तो इसका यूज़ कीजिए आप कि UPSC कोचिंग की साइट्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे ब्लॉग्स हैं या फिर लॉ चैम्बर्स के ब्लॉग्स होते हैं या फिर इंडिया कानून के खुद के ब्लॉग्स होते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप जो सोर्सेज मिल सके इंटरनेट का तो बहुत यूज़ कीजिए, यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स में। बाकी सबके सोर्सेज तो एकदम फिक्स हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, कोचिंग के मटेरियल हैं, तो उनके एकदम फिक्स है। मैं ये रिकमेंडेशन इंटरनेट एंड AI की सिर्फ CLD के लिए दूंगा। मेरी UPSC जर्नी में स्पेसिफिकली लॉ ऑप्शनल में मेरे कॉलेज के टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में फोकस किया है टॉपिक्स पे। एंड जब मैंने उनको बताया कि मैं UPSC के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उन्होंने उस डायरेक्शन में भी पढ़ाने की कोशिश करी कि मुझे फ़ायदा हो या फिर जो भी एस्पिरेंट बैठा है क्लास में उनको फ़ायदा हो। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की टीचर थी सयंतनी बागची मैम, तो उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑनर्स उन्होंने पढ़ाया और उस डायरेक्शन में पढ़ाया कि जो मुझे आगे जाके भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्रिमिनल लॉ के लिए मैं रंजीत सर को काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जजमेंट रीडिंग की जो हमें हैबिट बनाई, उससे हमें आई फॉर डिटेल की हैबिट बनी कि हमें इतना बड़ा जजमेंट पढ़ना है, उसमें से हमें कुछ रेशो निकालना है, कुछ ऑबिटर निकालना है। तो वो आदत से मुझे डिटेल नोट्स पढ़ने की, उनको शॉर्ट नोट्स बनाने की काफ़ी ज़्यादा हैबिट बनी। तो ये 2 टीचर्स का मैं काफ़ी ज़्यादा हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा, क्योंकि आगे जाके भी इनकी गाइडेंस से मुझे लॉ ऑप्शनल की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिली। UPSC लॉ में दिक्कत यही है कि कोई भी चैनल नहीं है या फिर कोई भी कोचिंग अभी अवेलेबल नहीं है जो कि एकदम टारगेटेड ऑप्शनल प्रिपरेशन दे सके। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि सेल्फ स्टडी पे जाएं एंड जो मैंने सोर्सेज बताया उनको एक्चुअली एक बार ट्राई दें आप, क्योंकि वो अच्छी लैंग्वेज में लिखे हैं, आपको समझ आ जाएंगे। एंड उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और विश्वास कीजिए कि आप अपने शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हैं बुक से वो सफिशिएंट है। अगर आपको नहीं आएगा वो, तो किसी को भी नहीं आएगा वो क्वेश्चन, बट 99% चांस ये होता है कि आपका वो क्वेश्चन हिट करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑप्शनल पेपर का सबसे ज़्यादा बड़ी खूबी यही है कि वो रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, वो ज़्यादा इनोवेट नहीं करते। फिलहाल आज तक तो इनोवेट नहीं किया उन्होंने, कुछ क्वेश्चंस वो नए डालते हैं बट मोस्टली थीम्स वो रिपीट होती हैं। तो आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा PYQ बेस्ड कर सकते हैं, वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं कि किस डायरेक्शन में, किस सोर्स से मैं पढ़ सकता हूँ। मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए DKT को बहुत थैंक यू करता हूँ, जिससे मुझे मौका मिला कि अपना जर्नी, अपने सोर्सेज या अपनी स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। एंड आई विल बी ग्रेटफुल टू DKT कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं लॉ ऑप्शनल की या फिर डायनेक्स लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, वो DKT के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचेगी। तो थैंक यू DKT।